पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंगफैंग अपने साथियों के साथ एक सीक्रेट रेल्म के अंदर आया हुआ होता है, जहां पर वो एक बैरियर के अंदर फंसे हुए होते हैं और उन लोगों को आपस में लड़ने के लिए बोला जाता है। लेकिन निंगफैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गया होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें ओक ट्राइब की एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक भट्टी के अंदर आग जल रही होती है और वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ कुछ सामान को बना रहा होता है और वहीं निंगफैंग के पास में एक और खड़ा हुआ होता है जो कि निंगफैंग को बता रहा होता है, बॉस ये जगह है जहाँ पर हम इक्विपमेंट को इंचेंट करते हैं और हमारे पास यहाँ पर वेयर हाउस है आगे के साइड में, और इसी के साथ साथ में हमारे पास ब्रोंज मिथिरल और रिफाइंड गोल्ड के माउंटेन है जो कि आपने मेंशन किया है, वो यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। और ये सब कुछ निंगफैंग को बताते हुए वो गुस्से से सामने इक्विपमेंट बना रहे और को बोलने लगता है, यू फूल, तू यहाँ पर शेक करना बंद कर काम करते वक्त, क्या तू बॉस के सामने मुझे एम्बैरस कर रहा है। ये सुनते ही वो सामने वाला ऑर्क भी घबराते हुए कहने लगता है, मैं पूरी तरह से आपकी बात को समझ गया हूँ, अब मैं अच्छे से इस इक्विपमेंट को इंचेंट कर दूंगा। इधर निंगफैंग उसकी बातों को सुनते हुए उस ऑर्क से बोलने लगता है, ओ तो इस तरह से यहाँ पर इंचेंटमेंट वर्क किए जाते हैं। ये सुनकर वो ऑर्क भी तुरंत जवाब देता है, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सब कुछ हमें हमारे एंसेस्टर द्वारा ये कला दी गई है और ये हमारे ट्राइब के अंदर पास ऑन की जाती है। और ये बोलते हुए वो अजीब सी हंसी हंसकर कहने लगता है, क्या आपकी एक्सेप्टेशन हमसे मीट हो पा रही है। इधर हम उसके पीछे खड़े हुए एक और को देखते हैं जो कि अपने चीफ को देखते हुए सोचने लगता है, हमारा चीफ एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था हमारी ट्राइब के अंदर, और अब इसको देखो ये कितना ज्यादा सबमिसिव एक्टिंग कर रहा है। आखिरकार ये ह्यूमंस एग्जैक्टली हैं कौन जिनके सामने हमारा चीफ भी बिल्कुल भी ऊंची आवाज नहीं उठा पा रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो चीफ पास्ट की कुछ बातों को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है, जब इस ह्यूमन ने उस बैरियर को तोड़कर अचानक से हमारे ऊपर अटैक कर दिया था तो सच में मैं बुरी तरह से डर गया था और मुझे तो लगा था कि मैं उस वक्त पर मर ही जाऊंगा। और उस वक्त पर मुझे इस बात की फीलिंग तुरंत ही आ गई थी, अगर मैं एक सेकंड भी हेजिटेट करूंगा तो मैं पक्का ही अपने सारे साथियों के साथ खत्म हो जाऊंगा और हमारी ये ट्राइब भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वो तो शुक्र है कि मैंने तुरंत ही एक्शन लेते हुए सरेंडर कर दिया और अपने साथ साथ अपनी ट्राइब की लाइफ भी बचा ली। इधर हम निंगफैंग को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है, हमारे वर्ल्ड के अंदर इस तरह के क्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के लेवल के डिफरेंस और रेस के डिफरेंस की वजह से हम लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। क्यों ना अब मैं सीधे ही इन ऑर्क्स के साथ कॉर्पोरेशन नेगोशिएशन कर लूं, ताकि फ्यूचर में जब भी हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़े तो ये लोग हमें प्रोवाइड करवा पाए और हम अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। ये सब कुछ सोचते हुए निंगफैंग तुरंत ही उस ट्राइब के लीडर से बोलने लगता है, क्या हम आपके साथ इक्विपमेंट की ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सुनते ही वो लीडर तुरंत ही हंसते हुए बोलने लगता है, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात होगी कि हम आप जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों को इंचेंटेड इक्विपमेंट प्रोवाइड करा पाए। सच में अब तुम आगे का पूरा काम मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगा और तुम्हें आगे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर उस चीफ की बात को सुनकर निंगफैंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसानी से एग्री हो गया और इसने तो मेरे साथ कोई प्राइज पर डिस्कशन भी नहीं किया है। नॉर्मली हम जब भी किसी सीक्रेट रेल्म को कॉन्कर करते हैं तो उसके लिए हमें उस बॉस को डिफीट करना पड़ता है और इसी के साथ साथ में हमें उसे मल्टीपल टाइम सील भी करना होता है। लेकिन इस ट्राइब के चीफ के इतना ज्यादा कोऑपरेटिव होने की वजह से अब तो मैं इस चीफ को एक स्ट्राइक के अंदर मार भी तो नहीं सकता हूँ। सच में ये मॉन्स्टर आखिरकार मॉन्स्टर ही होते हैं, क्या मैं इनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकता हूँ। इधर निंगफैंग ये सब कुछ बातें सोच ही रहा होता है, तभी वो ट्राइब चीफ तुरंत ही सामने से बोलते हुए कहने लगता है, तुम्हें आगे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ ब्लड ओथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार है और ये हमारी ट्राइब का हाईएस्ट लेवल कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी वजह से तुम पूरी तरह से मैजिकल बाइंडिंग पावर के अंदर बन जाते हो और जब भी कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को वोलेट करता है तो उसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ट्रेजिक प्रॉब्लम को सफ़र करना पड़ता है और उसके लिए डेथ भी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। चीफ की बात को सुनते हुए निंगफैंग भी उसकी बात को मान गया होता है और तुरंत ही अपने हाथ को आगे कर देता है। इधर निंगफैंग के हाथ आगे करते ही वो चीफ भी तुरंत ही अपने हाथ को उठाकर आगे करने लगता है।
और उसके बाद वो दोनों अपने अपने हाथ को एक दूसरे के हाथ से टच कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होना शुरू हो गया होता है। लेकिन कुछ देर के बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी असर नहीं हो रहा होता, तो उसे देखकर चीफ भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और घबराया हुआ लगने लगता है और बोलने लगता है आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। इधर निंगफैंग के सामने अचानक से उसकी एक्टिव स्किल डिवाइन रिवोल्यूशन एक्टिव हो गई होती है, जिसे देखकर निंगफैंग भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक्टिव स्किल अचानक से कैसे एक्टिव हो सकती है अपने आप ही। तभी हम देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन विंडो चीफ ट्राइब के सामने आ गई होती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि तुम अपनी लॉयल्टी को डेटी को दो और उसके बदले में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें इंचेंटमेंट इक्विपमेंट को सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत होगी डेटी को। उस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही चीफ ट्राइब बहुत ही ज़्यादा शौक में चला गया होता है और कहने लगता है तू सच में वही है, और सोचने लगता है मुझे इस तरह का ग्रेस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट करने वाला ये पक्का ही उन 7 डीमन गॉड के अंदर से कोई एक होगा। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही निंगफैंग के सामने अपने घुटनों पर झुक गया होता है और कहने लगता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आप कौन से ग्रेट डीमन गॉड है जो कि हमारी इस ट्राइब के अंदर आए हैं, प्लीज मेरी डिसरेस्पेक्ट को फॉरगिव कर दीजिए। इधर उस चीफ ट्राइब की बात को सुनकर निंगफैंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है मैंने तो कैजुअली इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आखिरकार अचानक से मैं एक डीमन गॉड कैसे बन गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, डीमन गॉड ये तो वही गॉड है जो कि मॉन्स्टर अपने इविल 7 गॉड्स को बुलाते हैं। इधर हम उस ट्राइब चीफ को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ओह अब मुझे पूरी तरह से सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, हम बहुत ही ज्यादा सालों से अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और लाइफ को ऑफर करते रहते हैं, लेकिन हमें उसके बदले में कभी भी गॉड का रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन आखिरकार कौन सोच सकता था कि अब भगवान को हमारे इंचेंटेड इक्विपमेंट की जरूरत है। ओ ग्रेट डीमन गॉड, अगर हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सैक्रिफाइस देने ही होंगे डीमन गॉड को, ताकि हमें कंटिन्यूअसली डार्क पावर गेन हो पाए। सच में मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे सीधे ही डीमन गॉड से ब्लेसिंग प्राप्त होगी, और वो भी अचानक से। मैं हारगोन हमारे ओर्क ट्राइब का लीडर इसलिए बन पाया क्योंकि एक गॉड सीक्रेटली मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक गॉड सीधे ही आकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सच में इसके बाद तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और उसके बाद मेरे सामने खड़े होने वाला कोई भी मॉन्स्टर नहीं टिक पाएगा। सच में इसके लिए मैं इविल गॉड को धन्यवाद देता हूँ। और ये बोलते हुए वो तुरंत ही अपने सर को जमीन पर रखने लगता है। इधर निंगफैंग उस चीफ को इस तरह से वो करते हुए देखकर सोचने लगता है आखिरकार ये इतनी देर से मुझे लगातार वो क्यों किए जा रहा है, क्या इसे भी रेड एनवेलप की जरूरत है। अच्छी बात तो ये है कि हम एक दूसरे ही डायमेंशन के अंदर है और यहाँ पर हमें कोई भी देखने वाला नहीं है, नहीं तो अगर कोई इस चीफ को इस तरह से मेरे सामने हरकतें करते हुए देख लेता तो सच में मेरी रेपुटेशन का क्या होता। और ये सोचते हुए निंगफैंग तुरंत ही उस चीफ से सीरियस होते हुए कहने लगता है हे इस बात के बारे में बाहर जाकर कभी किसी को भी मत बताना, क्योंकि इसके लिए तुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक दंड दिया जा सकता है। ये सुनते ही वो चीफ लीडर भी तुरंत ही हाँ कहते हुए कहने लगता है जैसा आपने कमांड किया है वैसा ही होगा। और इसी के साथ उन दोनों के बीच की ये कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई होती है। और उसके बाद चीफ हंसते हुए कहने लगता है इंचेंटिंग इक्विपमेंट थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसीलिए सबसे पहले क्यों ना हम तुम्हारे लिए एक वेलकम फीस्ट का आयोजन करें, क्योंकि आप पहली बार हमारे डायमेंशन के अंदर आए हैं। इधर उस चीफ की बात को सुनते हुए दूसरा और के अपने साथी से बोल रहा होता है क्या तुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हमारा चीफ सडनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस ह्यूमन की वजह से अब पागल हो गया है और अब ये हमारे ट्राइब को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बॉन फायर जल रही होती है और उसी के सामने निंगफैंग के साथी अपने खाने को पकाकर हंस रहे होते हैं। और इसी के साथ में गिल्ड लीडर और के साथ अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहे होते हैं और हंसकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ में गिल्ड लीडर सोचने लगता है मैंने कभी भी इस बात को पहले नहीं सोचा है कि ह्यूमंस इन मॉन्स्टर्स के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं।
सच में ये गोड्स के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिराकल है कि हम मॉन्स्टर के साथ इतनी पीसफुली तरीके से यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं और हमारे बीच में अब कोई भी विवाद नहीं है। इधर हम देखते हैं कि एक्सायो फैंग उस चीफ लीडर के साथ अपनी ड्रिंक को चेस कर एंजॉय कर रहे होते हैं और उन दोनों के एक्सप्रेशन पूरी तरह से मिलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो चीफ लीडर उसे देखते हुए सोचने लगता है, सबसे पहले जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो मैंने सोचा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा वीक ह्यूमन होंगे जो कि इतने ज्यादा माइटी वॉरियर के साथ में खड़ा होना भी क्वालिफाई नहीं करते होंगे, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि लॉर्ड गॉड का प्लान बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। इसीलिए आज के बाद मुझसे जो भी हो पाएगा वो मैं सब कुछ करूंगा इस मोस्ट लॉर्ड गॉड के साथ लॉयल होने के लिए, ताकि फ्यूचर में जाकर मैं इनका लॉयल सर्वेंट बन पाऊं और उसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा ब्लेसिंग मिल पाए। तभी उस ब्लैक स्मिथ के अंदर से आवाज आने लगती है, माय लॉर्ड, हमारा फर्स्ट बैच इंचेंटेड इक्विपमेंट रेडी हो चुके हैं, आप इन्हें आकर देख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ टेबल पर बहुत सारे हथियार रखे हुए होते हैं जिसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, क्या आप इस इक्विपमेंट को अपने सोल के साथ बाइंड करना पसंद करेंगे? नोट, एक बार बाउंड होने के बाद ये पूरी तरह से उसी इंसान के हो जाएंगे और उसके बाद ये कभी भी एक दूसरे को नहीं दिए जा सकते। इधर यूआर अपने हथियार को उठाते हुए उसे चेक करने लगती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो गई होती है और बोलने लगती है, ओह, इंचेंटमेंट इक्विपमेंट के स्टैट 10 टाइम हाइयर है हमारे पहले वाले स्टैट के हिसाब से। इस लेवल के इंचेंटमेंट कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने और ट्रेनिंग करने के बाद भी अचीव नहीं कर सकते हैं और ये हमें एक इंचेंटमेंट की वजह से ही मिल गए हैं। सच में ये वेपन्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी डार्क पावर उस चीफ के अंदर धीरे धीरे कर जाने लगती है, जिसे महसूस कर वो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, पावर, मैं इसे आते हुए महसूस कर पा रहा हूँ जो कि बहुत ही टाइम से खो चुकी थी। सच में ग्रेट गॉड ने हमारे सैक्रिफाइस को एक्नॉलेज कर लिया है, जिसकी वजह से अब मेरी पावर धीरे धीरे कर मेरे पास वापस से आ रही है। तभी हम देखते हैं कि निंग फैंग के पास से भी वही डार्क ओरा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा होता है और फिर अचानक से ही निंग फैंग के दिमाग के अंदर एक आवाज़ आने लगती है, आखिरकार मुझे किसने जगाया है, जल्दी से अपने इंटेंशन को मुझे बताओ ताकि मैं। और ये बोलते बोलते ही वो अपनी जगह पर ही रुक गया होता है और इसी के साथ इस चैप्टर का भी अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।